जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 1.1 की। बच्चों इसके पहली क्लास में हम लोग बच्चे प्रश्नावली 1.1 के उदाहरण और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है इसकी चर्चा कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसके पहले के बच्चे 2 क्लास को देख सकते हैं। आज का बच्चों लेक्चर नंबर 3 है ये। तो आप लगाएंगे हेडिंग प्रश्नावली 1.1। बच्चों लगाएंगे प्रश्नावली 1.1। पहला प्रश्न बच्चों आपके सामने है, कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। क्या करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का बच्चे प्रयोग करना है। 135 और 225 का HCF मासा निकालना है। पहले 135 और 225 का मासा महत्तम समापवर्ती बच्चे निकालना है। किस मेथड से? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। देखो सबसे पहले हमने आपको बताया कल क्लास में कि इसका हम भाग विधि से मासा निकालते हैं, उसके बाद प्रोसीजर को फॉलो करके लिख देते हैं बस। अब देखो तो बच्चे देखो 135 से भाग करो किसको? 225 को। कितनी बार जाएगा बच्चे? पहली बार एक बार जाएगा। 135 करने में 135 घटाओ इसको, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, 90 आ गया बच्चे। अब देखो 90 से भाग करो किसको? 135 को, है ना? बात समझ रहे हो? 90 का 90 कितना हो जाए बच्चे? 45 आया ना। अब 45 से भाग करो 90 को, तो 45 दूना 90, पूरा क्या हो गया? शून्य आ गया, खत्म हो गया ना। इसका मतलब देखो ये भाग विधि से इसका क्या निकाल लिए? मासा। तो इसका मासा कितना बच्चे आया? तो HCF आ गया किसका? 135 और 225 का। कितना आया जी? तो कहोगे सर 45। जो अंतिम भाजक होता है, क्या होता है सर? अंतिम भाजक। वही हमारा अंतिम भाजक जो होता है क्या होता है? मासा होता है। समझ रहे हो ना? अब इसको ऐसा नहीं छोड़ना है, तो निकाला हमने, रफ वर्क है। क्या है ये सर? ये तो रफ वर्क है। अब कैसे सॉल्व करेंगे एग्जाम में? बच्चे लिखेंगे एग्जाम में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। बच्चे समझ रहे हो? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से फॉर्मूला क्या होता है जी? तो कहेंगे बच्चे फॉर्मूला होता है इसका A बराबर BQ प्लस R। क्लियर है ना? और बच्चे यहाँ पे R की जो वैल्यू होती है कहाँ से कहाँ? 0 से लेके B से कम। 0 या 0 से ज़्यादा और B से कम होता है। अब देखो स्टेप 1 क्या है वहाँ पे? 225 बराबर पहले भाज्य गुणे भाजक। बच्चे भाजक कितना है? 135, है ना? देखो ये क्या होता है? ये B होता है, ये A होता है, और ये जो है Q होता है। जो शेषफल बचता है यहाँ ये R होता है। एक बात समझ लो पहले। तो बच्चे इसको वही लिखा हमने। A क्या है? 225 बराबर B क्या है? 135 गुणे Q क्या है? 1 प्लस R क्या है? 90। स्टेप 1 समझ में आया? स्टेप 1 लिख दिया हमने ना। अब देखो कितने स्टेप है? 3 स्टेप है। देखो 1 2 3 स्टेप है, तीनों लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे, अभी देखो शेषफल 0 नहीं हुआ तो ये स्टेप फिर से आपको लगाना पड़ेगा। लिखेंगे बच्चे पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एल्गोरिथम लिख दो, बात वही है। देखो यहां भी चाहे तो आप एल्गोरिथम लिख दो। एल्गोरिथम देखो एल्गोरिथम क्या होता है बच्चे, देखो एक वेल डिफाइंड स्टेप होता है, मतलब एक प्रोसीजर है, फॉलो करना है आपको।
एल्गोरिदम से, बात समझ रहे हो? एल्गोरिदम लिखो या प्रमेय लिखो, मतलब एल्गोरिदम मतलब एक वेल डिफाइंड स्टेप होता है, मतलब एक सोची समझी साजिश होती है, सास बहू और साजिश, देखो ना, मतलब उसको आपको फॉलो करना था पैटर्न को। देखो अगला स्टेप क्या है, 135 हमारा क्या है, ए है, तो 135 बराबर, देखो 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस 45, 90 गुणे 1 प्लस 45, समझ रहे हो भाई? दूसरा स्टेप लिख दिया। अब फिर से लिखेंगे पुनः इक्विवेलेंट विभाजन प्रमेयिका से, अब लिख लोगे ना बार बार आप, तो लिखेंगे पुनः 90 बराबर 45 गुणे 2 और प्लस 0, और जब शेषफल आ जाए 0 तो उस समय जो भाजक होता है वही क्या होता है, HCF होता है हमारा, ठीक है? तो फाइनली आंसर क्या लिखेंगे, HCF ऑफ 135 और 225 आ गया आपका 45, और यही क्या है भैया, आंसर है। समझ रहे हो आप? कोई समस्या है? बस यही हमारा पहले पार्ट का आंसर है, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का बच्चे पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है, इसको आप नोट कर लो। अगर यहाँ तक किसी कोई दुख तकलीफ समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? नोट करो बच्चे। पार्ट बी है बच्चों, कह रहा है 196 और 38,220 का मासा ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, फिर से मतलब एल्गोरिदम से, ठीक है? देखो करना क्या है, फिर से वही बात कि 196 से आप भाग करो किसको, 38,220 को, भाई कितनी बार जाएगा? सबसे पहले आप देखो 196 कम 196 एक बार जाएगा, कितना बच गया, 12 में से 6 गया 6, यहाँ बच्चा कितना 7, 17 में से 9 गया 8, है ना, और 2 में से 1 गया 1, 186 आ गया। भाई अभी ये इससे कम है ना, तो 2 उतार लो और 1862 हो गया ना। अब कितनी बार जाएगा, 9 बार, क्योंकि लगभग 9 बार जाएगा बच्चा, ठीक है ना? तो 9 बार ले जाओ, 9, क्योंकि देखो 196 दहमन 1960 होता है, तो 1960 से थोड़ा कम है ना, तो 9 बार ले जाओ। 9 छक 54 का 4 कैरी 5, 9 9 81, 81 5 86 का 6 कैरी 6, मतलब 8, है ना, कैरी 8, 9 1 कम 9, 9 8 17, कितना हुआ भाई, 17 से 64 घटाओ, 12 में से 4 गया 8, बचा इधर 5, 15 में से 6 गया 9, और ये निपट गया 0 हो गया, 58 बचा, 0 उतार लो, कितनी बार जाएगा ये? अब ध्यान से देखो 5 बार जा रहा है क्या, 5 छंग 30, हाँ 5 बार, तो 5 बार बच्चे ले जाओ, 5 छंग 30 का 0 कैरी 3, 5 कम 5 9 45, 45 3 48 का 8 कैरी 4, 5 कम 5 4 9, 980, देखो निपट गया पूरा भाई। ये तो एक ही बार में गया, इसका काम तमाम है ना। इसका मतलब इसका ऐसे बच्चे आएगा, इसको लिखेंगे ऐसे, ये तो लिखा ही रहेगा सेम, 38,220 बराबर लिख सकते हो 196 गुणे 195 प्लस 0। तो HCF कौन है, जो भाग किया, तो 196 ने पूरा भाग कर दिया, तो HCF यही हमारा है। तो HCF क्या है बच्चे, 196 ही है, तो लिखेंगे HCF ऑफ 196 कामा 38,220 कितना आ गया भाई, तो कहोगे 196, 196 ही क्या हो गया हमारा, इस प्रश्न का आंसर हो गया। किसी कोई समस्या हो बताओ भाई, देख कर ध्यान से देख लो, मिला लो यहाँ तक, कोई समस्या बताओ। ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। देखो अगर एक ही नंबर ने पूरा डिवाइड कर खत्म कर दिया संख्या को, तो वही नंबर मतलब अंतिम भाजक जो नंबर को शून्य ला देता है संख्या को, वही हमारा होता है HCF यानी मासा। तो ये रफ कार्य है भाई, इसको रफ में करेंगे, इसको फिर बढ़िया साफ साफ लिखेंगे, हमारा ये आंसर होगा, ठीक है। आओ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो पार्ट 3 है बच्चों, कह रहा है कि यहाँ पे पार्ट 3 में ये आपको निकालना है 867 और 255 का मासा। तो बच्चे देखो 255 से भाग कर दो किसको, 867 को, कितनी बार जाएगा बच्चे बोलो,
देखो अगर मान लो इसको लगभग 250 है तो 2.5 दूना 5, 2.5 तिहाई, लगभग 3 बार जाएगा बच्चे, है ना, 3 बार जाएगा ना। देखो 3 पचे 15 का 5 कैरी 1, 3 पचे 15 1 16 का 6 कैरी 1, 3 दूना 6 1 7, 765 घटा लो, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, है ना, 8 में 7 गया 1, 102 आ गया बच्चे। अब जो है 102 से भाग करो किसको, 255, कितनी बार जाएगा, 102 दूना 204 भाई गया, कितना बचा, 5 में 4 गया 1, 5 में 0 गया 5, 51 हो गया। अब 102 को कितनी बार जाएगा, 2 बार, 51 दूना 102 होता है ना, देखो 2 बार गया, शेषफल क्या आ गया 0, शेषफल क्या आ गया 0, मतलब खत्म ना। तो महासा कौन है बताओ, महासा कौन है, तो कहोगे HCF हमारा 51 आ गया। मतलब अंतिम भाजक उस संख्या ने जिसने संख्या को शून्य कर दिया, खत्म किया, अंतिम भाजक हमारा होता है क्या, मासा। HCF आ गया 91। इसको लिख दो स्टेप को बस यहाँ पे। तो लेकिन बच्चे 867 बराबर 255 गुणे 3 प्लस 102, पहला स्टेप है, स्टेप 1। स्टेप 1 ऐसा लिख भी सकते हो, स्टेप 1। स्टेप 2 क्या है, कहोगे स्टेप 2 आया हमारा भाई 255 बराबर 102 गुणे 2 प्लस 51। स्टेप 3 क्या है, तो कहोगे सर स्टेप 3 में आया हमारा क्या, 102 बराबर 51 गुणे 2 प्लस शेषफल 0। अब जब शेषफल 0 आ गया तो कहाँ आया, 51 पे ना, तो लिखेंगे HCF कितना आया, तो कहेंगे HCF आया आपका 867 और 255 का 51 आ गया, और यही आपका क्या है, आंसर है। बोलो मामला क्लियर यहाँ तक का है। तो ये हमारा हो गया पार्ट 3 का आंसर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का खत्म होता है, ठीक है, सारे पार्ट। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। अब आप ध्यान देंगे बात को, बच्चे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लगाएंगे बच्चे। क्या होता है, a बराबर BQ + R, ये होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमारी, है ना। इसमें बच्चे r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 या 0 से ज़्यादा होती है, b से कम होती है। ये बताओ b का मान कितना लेना चाहिए हमें, उसमें देखकर 6 ले ले, देख लो b का मान 6 ले लेना। लेकिन बच्चे b बराबर माना, b बराबर 6, देखो सवाल में देख कर आइडिया लेंगे हम b कितना लेना हमें। अब b का मान बच्चे हमने 6 लिया, इसको रखो इसमें, तो a बराबर क्या आएगा 6q + R। और देखो अब r की वैल्यू क्या क्या होगी, 6 से कम होगी, मतलब 5 तक, 0 1 2 3 4 5, समझे। b की वैल्यू, r की वैल्यू 6 तो हो नहीं सकती क्योंकि b का मान 6 ही है, 6 से कम होगी और 5 तक होगी, है ना। 6 केस बनेंगे यहाँ, देख रहे हो, 0 से लेकर 5 तक के। तो बच्चे लिखेंगे केस 1, केस 1 ध्यान देना, केस 1 क्या है, जब r बराबर 0 हो, जब r बराबर क्या हो 0 हो, तो क्या लिखोगे, a बराबर लिखोगे 6q + 0, कितना आएगा भाई 6q आएगा, कितना आएगा 6q आएगा। a बराबर क्या आ गया 6q। अब बताओ ये सम है कि विषम है, तो कहोगे सर 6q जो है सम है क्योंकि 2 से कट जाता है ना, तो लिखोगे अतः 6q एक सम पूर्णांक है। क्या है, सम पूर्णांक है, ये भाई सम पूर्णांक है। अब केस 2 लिखो, केस 2 में क्या लोगे, जब r बराबर 1 हो, तो एक r बराबर लेंगे तो a बराबर क्या आएगा 6q + 1। हमें ये बताओ 6q कैसा है, तो कहोगे सर सम है, 1 कैसा है विषम है,
तो एक सम और प्लस एक विषम, इसका जोड़ क्या आता है, कल बताए थे। बहुत सही, शाबाश, विषम आता है। इसका मतलब ये क्या है, विषम है भैया। एक सम और एक विषम का जोड़ विषम आता है। 2 + 1 3 होता है, 3 विषम है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो लिखोगे क्या है ये, अतः 6q + 1 विषम है। कैसा है, विषम है। बात समझ में आई कि नहीं आई? और देखो यही तो आपको सिद्ध करना है कि 6q + 1 विषम है। देखो सिद्ध कर दिया ना पहला भाग। आगे बढ़ो, अभी 4 केस और हैं। अब केस 3 लो। केस 3 में क्या आएगा, जब r बराबर क्या हो 2, जब r बराबर 2 हो तो a बराबर क्या आएगा, तो कहोगे आएगा 6q + 2, 6q + 2। बात समझ में आएगी? ये बताओ भैया 6q कैसा है, सम है। 2 कैसा है, सम है। और सम प्लस सम क्या आता है, सम आएगा। एक सम संख्या में दूसरी सम संख्या जोड़ेंगे क्या आएगा, सम संख्या आएगी। इसका मतलब क्या हो गया, अतः 6q + 2 सम पूर्णांक है। क्या है, सम पूर्णांक है। हमें सम से कोई मतलब तो नहीं, विषम में देखना है बस। अब केस 3 हो गए बच्चे। केस 4 देखो यहाँ पे। केस 4 क्या है, तो कहोगे जब r बराबर क्या हो 3 हो तो a बराबर क्या आएगा, 6q + 3 आएगा। ये बताओ 6q क्या है, सम है। 3 क्या है, विषम है। तो सम प्लस विषम क्या होता है, सम प्लस विषम क्या बच्चा है, तो कहोगे विषम आएगा। इसका मतलब क्या हो गया ये, अतः 6q + 3 क्या है, तो कहोगे सर विषम है, विषम पूर्णांक है। बात समझ में आई? अब देखो केस 4, केस 5 बच्चे। केस 5 में क्या लोगे, जब r बराबर क्या हो 4 हो तो a बराबर क्या आएगा, 6q + 4। ये बताओ समय की विषम है, समय की विषम है, सम है। बहुत सही, मतलब 6q सम है, 4 भी सम है। तो सम प्लस सम एक सम होता है। तो लिखोगे सम प्लस सम, एक सम संख्या में दूसरी सम संख्या जोड़ेंगे क्या आएगा, कहोगे सर सम संख्या आएगी। इसका मतलब ये क्या है, सम है। तो लिखोगे अतः 6q + 4 सम पूर्णांक है। कैसा है, सम पूर्णांक है। पूरे स्टेप लिख के आने बच्चे। अब केस 6 लिखेंगे। केस 6 में क्या होगा, जब r बराबर 5 हो तो क्या होगा, a बराबर क्या आएगा, 6q + 5। तो लिखोगे देखो 6q क्या है, सम है। 5 क्या है, विषम है। तो एक सम और एक विषम का जोड़ क्या होता है, विषम। बहुत सही। तो इसका मतलब बच्चे क्या हो गया, अतः 6q + 5 एक विषम पूर्णांक है। बात समझ में आ गई जी सबको? अब देखो, अब फाइनली अंत में क्या लिखेंगे बच्चे, इतना लिखने के बाद फाइनली अंत में आंसर लिखेंगे। अतः कौन कौन विषम है ढूंढो। 6q + 1, देखो पहला विषम ये है 6q + 1 ये वाला। तो अतः 6q + 1 कामा 6q + 3 और 6q + 5 विषम पूर्णांक हैं। ठीक है ना? इति सिद्धम, इति सिद्धम। बात समझ में है कि नहीं भाई बताओ? किसी कोई समस्या हो बताओ यहाँ तक दर्द? बहुत आसान है, देखो प्रोसीजर फॉलो करना है। अब ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमने कल आपको समझाया, उसी फॉर्मूले पे r की अलग अलग वैल्यू आपको रखना है। बस 0 से लेकर 5 तक वैल्यू रखो, 6 केस बनेगा। उसके बाद जो सम है सम कहो, जो विषम है विषम बताओ। और लास्ट में उसने कहा 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 को विषम करना है। देखो सिद्ध कर दिए, बस हो गया। इस तरह सवाल हमें करना है, इसको नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों है, ध्यान देंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3 आपका सामने है, कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों
वाली एक सेना यानी आर्मी है बच्चे की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। बच्चे सुनो, 616 सदस्य हैं और 32 सदस्यों वाली बैंड के पीछे, मतलब 32 सदस्य बैंड में है, उनके पीछे मार्च करना है, परेड पैदल चलना है बच्चा, ठीक है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। बच्चे ध्यान देना, ऐसे हर सवाल में जब अधिकतम संख्या पूछेगा, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF पूछ रहा है, तो क्या करोगे, HCF निकाल लो। किसका आप, 32 का और 616 का। बात समझ रहे हो, और यही आपका आंसर हो जाएगा। करा अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या होगी, ठीक है। मतलब अधिकतम बोले बच्चे, अधिकतम मतलब HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बात समझ रहे हो, इसका मतलब बच्चे आओ देखते हैं आंसर। देखो 616 और 32 डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा बच्चे, 32 से कम 32, बचा कितना, 11 में से 2 गया 9 और 5 में 3 गया 2, 29 आया बच्चे, और 6 उतार लो, कितनी बार जाएगा, 30 मान लो आसपास है, 30, 3 × 5 15, 3 दाम 30 ज़्यादा हो जाएगा, 9 बार ले जाएंगे, 9 × 27, 9 बार ले जाए तो 9 दूनी 18 का 8 कैरी 1, 9 × 27 1 28, कितना हो जाए बच्चे, 18, 16 में से 8 गया 8, और इधर बच्चा कितना, खत्म, काटा, पाए में 8 बचा ना। अब 8 से 32 को भाग करो, 8 चौके 32, शेषफल 0, मतलब HCF कितना आ गया, HCF बच्चे आ गया 8। अब इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मत दिखाना, इसको इसमें नहीं दिखाना है, ठीक है। इसमें हमें HCF केवल निकालना था, बस रफ कार्य हो गया, तो हमारा आंसर आ गया 8। तो लिखेंगे अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या, अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी होगी भाई, 8, संख्या 8 होगी, ठीक है। ये हमारा आंसर है। तो इस तरह के सवाल में जब अधिकतम पूछेगा तो क्या निकालेंगे, HCF, ठीक है। मतलब अधिकतम कितने स्तंभ बनेंगे कह रहा है, बात समझ रहे हो, 8 स्तंभ। क्लियर है, नोट करो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों आपके सामने है, कह रहा है, ध्यान देंगे आप, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ध्यान देंगे बच्चे, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। बच्चा कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। अब बच्चे देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ वर्ग कहा, वहाँ घन कहेगा, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से आप समझना इस सवाल कैसे करना है। बच्चे हम लोग जानते हैं, लिखेंगे इसका हल, देखो शुरू करो बच्चे, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। देखो बच्चे क्या होता है, A बराबर होता है BQ + R, इतना समझ में आया। जहाँ बच्चे R की वैल्यू क्या होती है, 0 या 0 से ज़्यादा और 20 से कम। अब बताओ अगर हमें 3m और 3m+1 लाना है के रूप में दिखाना है संख्या को, तो हम क्या मान लें B की वैल्यू, कौन बताएगा हमें। माना बच्चे B बराबर 3 मान लिए, ठीक है। जैसे ही बच्चे B का मान 3 माने तो A बराबर क्या आएगा, 3Q प्लस कितना R, और बच्चे R की वैल्यू क्या क्या होगी, कौन बताएगा। बहुत सही, शाबाश, 0 1 और 2, 3 मान होगा, है ना। अब देखो
अब बच्चे बी का आर का मान 3 है, 0 1 2। अब 3 केस बनेंगे। केस 1 लिखो पहले। केस 1 बच्चे क्या है, जब आर बराबर क्या हो, 0 हो। जब आर बराबर 0 हो तो क्या होगा, ए बराबर होगा 3q प्लस 0। उसने कहा इसका वर्ग करो। क्या करो, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। देखो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करो। लिखे बच्चे दोनों पक्षों का, देखो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, बात समझ रहे हो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो क्या होगा, ए स्क्वायर बराबर होगा 3q का होल स्क्वायर। बच्चे होगा 3 का स्क्वायर 9 होगा, q का स्क्वायर q स्क्वायर होगा। बात समझ रहे हो, 9q स्क्वायर। अब बताओ हमें ये, क्या हम इसको 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? बोलो। क्योंकि देखो भाई इसको समझ लो ध्यान से, क्योंकि दिक्कत यहाँ बच्चों को होती है, ध्यान समझना। 9q स्क्वायर को हम 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख दे क्या? क्यों ऐसा सर कर रहे हो बच्चे? क्योंकि 3m के रूप में लाना है इसको। क्या लाना है? 3m के रूप में। अब देखो 3 3 का 9, q स्क्वायर वही लिखा है, देख लो। अब इसको हम देखो, इसको लिख लिए 3 और ब्रैकेट वाले को हम कह दिया m, और बता देंगे जहां m की वैल्यू क्या है 3q स्क्वायर है, बता देंगे बगल में। ये 3m के रूप में दिख गया ना, 3 इंटू समथिंग वैल्यू, जहां m कोई पूर्णांक है। बात समझ में आ गई? ये देखो दिखा दिया ना, बात क्लियर है यहाँ तक? देखो किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग देखो 3m के रूप में दिख गया, एक पार्ट हमारा हो गया। अब देखो केस 2 लेते हैं बच्चे। केस 2, जब r बराबर 1 हो तो r का मान 1 डालोगे तो क्या आएगा बच्चे? यहाँ ध्यान देना। अब तो आएगा a बराबर 3q प्लस 1। ठीक है, फिर से वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग, तो लिखेंगे बच्चे वर्ग करने पर। अगर वर्ग करेंगे देखो फिर क्या होगा, ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। देख रहे हो, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा ना। क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होगा बच्चे, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। समझ रहे हो? 3q का स्क्वायर कितना होगा, 9q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 दूना 6q। क्लियर? अब देखो बच्चे इसको 9q स्क्वायर को एक जगह लिख लो, बात समझो। देखो भाई 9q स्क्वायर को एक जगह लिख लो, प्लस 6q को एक जगह लिख लो, प्लस 1 को अलग कर दो। अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, 3 कॉमन ले लें। कहोगे सर q भी कॉमन है। बच्चे हमें q नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि हमें 3m प्लस 1 लाना है ना, तो 3 केवल कॉमन लो बस। तो यहाँ से बचेगा 3q स्क्वायर और प्लस यहाँ से बचेगा 2q और ब्रैकेट बंद, प्लस 1 अलग कर दिए। अब देखो बच्चे इसको हम बोलेंगे क्या, अब समझ रहे हो ना क्यों बोलेंगे? क्योंकि 3m प्लस 1 बन जाएगा ये। उसने खुद ही कहा m कोई पूर्णांक है जहाँ पे। तो अब लिखो, इसको लिखेंगे 3 इंटू m, 3m और प्लस 1। समझ रहे हो ना? अब देखो लिखो जहाँ m बराबर क्या है 3q स्क्वायर प्लस 2q, यही तो बोलेंगे भाई, क्योंकि ये m ही तो है, ये है ना। देखो 3m प्लस 1 दिख गया ना, कोई समस्या हुई देखो समझने में? नहीं भाई, ध्यान देना है, केवल हमें जो ब्रैकेट का मसाला बचे उसको m बोलना है बस। मतलब 3m प्लस 1 आएगा या 3m आएगा, बस ये दो रूप बनेगा बस इसमें, बस ध्यान देना। नोट करो यहाँ तक, इधर का मिटा लें, इधर का हो गया, इस तरफ का नोट करो स्पीड भाई जल्दी से। तो बच्चे केस 3 यहाँ लिखेंगे। देखो केस 2 हमारा हो गया, अब केस 3 देखो बच्चे। केस 3 क्या है, तो लिखेंगे जब r बराबर 2 हो, ध्यान देना r बराबर 2 हो तो क्या होगा बच्चे? देखो a बराबर आएगा आपका 3q प्लस 2, इसका बच्चे वर्ग करो। तो वर्ग करने पर, देखो वर्ग करने पर दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे बच्चे, क्या होगा ध्यान देना यहाँ पे, a का स्क्वायर a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर बच्चे। ठीक है ना? देखो a स्क्वायर बराबर
देखो ए स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 3q इंटू बी यानी कि 2ab, ठीक है। देखो 3q का स्क्वायर बच्चे क्या होगा 9q स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 दूना 4 तिहाई 12q, क्लियर, मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखो इसमें 9q स्क्वायर एक साथ लिख लो पहले और प्लस q वाला इकट्ठा कर लो 12q प्लस 4 को हम 3 प्लस 1 लिखे बच्चे, क्योंकि सर ऐसा क्यों कर रहे हो, तो बच्चों ध्यान देना बात को। यहाँ उसने हमसे कहा है कि हमें 3m और 3m प्लस 1 का रूप चाहिए, बस बात समझ रहे हो, इसलिए हमने इसको 3 प्लस 1 4 को 3 प्लस 1 लिखा। बात समझ रहे हो कि नहीं विनोद, 4 को 3 प्लस 1 क्यों लिखा, क्योंकि 3 इनमें से बच्चे कॉमन हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक में। अब मामला समझ में आ गया होगा आपको, है ना। सब में 3 कॉमन लो जिसमें अंडरलाइन किए हैं, तो क्या आएगा, यहाँ से आएगा 3q स्क्वायर प्लस यहाँ से 3 चौके 12 4q और प्लस 3 एक कम 3 कॉमन तो 1 बचा और एक बाहर ये पहले से है, ये वाला अलग है भाई, इसमें कॉमन नहीं लिए, ठीक है ना। कॉमन जहाँ तक अंडरलाइन किया वहाँ तक लिए, तो अलग से वन लिखा है पहले से। इतना समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत किसी को। अब भैया देखो, अब इसके बाद देखो ऊपर, इसको मिटा देना इधर वाला। अब देखो इधर, अब ये गुरु बात को समझो आप कि अगर ब्रैकेट वाले को इस मसाला को m बोल दे पूरे को, तो क्या बनेगा यार 3 इंटू m प्लस 1 बन गया ना। और ब्रैकेट वाला मसाला जहाँ m का मान क्या लिखे हो आप, जहाँ m बराबर आपकी बार क्या है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, तो लिखो अतः लास्ट में, अतः 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 किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, देखो बच्चे लास्ट में लिखना पड़ेगा आपको स्टेटमेंट अपनी, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। बोलो, तीनों केस में यही रूप आया है, एक में 3m आया, 2 में 3m प्लस 1 आया। बात समझ जाएगी नहीं, अगर किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करोगे आप तो उसमें 3m प्लस 1 का रूप बनेगा या फिर 3m का बनेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये हमारा हो गया इति सिद्धम। क्या लिखे बच्चे, इति सिद्धम। ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट यहाँ पे, इसको नोट करो, बढ़ेंगे बच्चे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, कह रहा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा सिद्ध कीजिए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, ध्यान देना बच्चे, सबसे पहले आपको हल इसका शुरू करते समय क्या करना है, लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। बच्चे ध्यान देना, तो फार्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना। ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, और आर की वैल्यू क्या है बच्चे यहाँ पे 0 या 0 से ज़्यादा और बी से कम। अब देखो यहाँ पे बी की वैल्यू मानना क्या है, बोलो कौन बताएगा भाई। बी की वैल्यू 3 मान ले कि 9 मान ले, 3 मान ले, है ना, बहुत सही, शाबाश। देखो बच्चे अगर 9 मानो, किसी के मन में ख्याल है कि 9 मान ले, तो भाई 9 मानने पर 9 केस बनेगा, 0 से लेकर 8 तक 9 केस बनेगा। 9 केस को, हाँ वो भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा, 9 केस लेने हाथ खराब हो जाएगी, है ना। 3 लोगे बी का मान तब भी काम बन जाएगा, क्यूब करना 9 तो वैसे भी आ जाएगा। देखो इसका मतलब ये है कि 3 का क्यूब करने से 9 तो वैसे बन जाएगा, है ना, इसलिए मानेंगे। अगर 9 क्यूब करेंगे तब भी 9 आएगा, तो 3 ही ले लो, ठीक है ना। तो लिखेंगे बच्चे, माना b बराबर क्या 3, बच्चे b का मान 3 लेंगे तो a बराबर क्या आएगा 3q प्लस r, और r की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 0 1 2,
अब कितने केस बनेंगे बच्चे? 3 केस बनेंगे ना। तो लिखेंगे जब केस 1 में r बराबर 0 हो। बच्चे r बराबर 0 होगा तो क्या आएगा? तो कहोगे आएगा अब a बराबर 3q। बच्चे दोनों पक्षों का घन करो, दोनों पक्षों का घन करने पर देखो, दोनों पक्षों का घन करो क्या आएगा? a क्यूब बराबर आएगा आपका 3q का होल क्यूब। ध्यान देना, तो a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? कहोगे 3 क्यूब कितना होगा? 27 और q क्यूब। समझ रहे हो कि नहीं? 27 q क्यूब बन गया। अभी बताओ हमको, 27 को लिख ले ऐसे क्या? 9 गुणे 3 q क्यूब। बोलो कोई दिक्कत है? अब देखो इसको 9 अंदर वालों को m बोल देंगे तो बन गया 9m। 9 इंटू m लिखेंगे, जहां m बराबर क्या है? 3q क्यूब है। बन गया ना पहला। देखो पहला केस क्लियर हो गया आपको। अब लिखो केस 2 बच्चे। केस 2 में जब r बराबर क्या हो? 1। जब r का मान 1 होगा तो a बराबर क्या आएगा? तो a बराबर आएगा 3q प्लस 1। फिर से दोनों पक्षों का घन लिखेंगे, दोनों पक्षों का घन। हमने नहीं किया, सवाल में कहा गया है बच्चे घन करो, है ना। अब घन करो इसका भी, तो क्या आएगा? a क्यूब बराबर 3q प्लस 1 का क्यूब। अच्छा बच्चे ये बताओ, a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? देखो बच्चे, फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख दें क्या? देखो a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, बोलो, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। उसको मल्टीप्लाई करके बता रहे हैं, ठीक है। एक बार में मल्टीप्लाई करना वैसे ही पड़ेगा, कर लो पहले से ही। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, वो भी सही है, ठीक है, ये भी सही है। और रखते हैं, तो a क्यूब बोले तो 3q का क्यूब प्लस b क्यूब बोले तो 1 का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर 3q का स्क्वायर इंटू b 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। समझ रहे हो? इसको सॉल्व करो भाई। देखो 3 का क्यूब होगा 27 प्लस q क्यूब, 27 q क्यूब भाई है, ठीक है ना। 3 का क्यूब 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9 गुणे 3 27 है ना, प्लस 1 का क्यूब 1 होगा, प्लस देखो 3 का स्क्वायर 9, 9 त्रिक 27 क्यू स्क्वायर, 27 क्यू स्क्वायर, प्लस देखो 3 त्रिक का 9, 9 क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर बने होगा ना। अब देखो इसमें ऐसा लिख लो क्या, 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1 अलग कर दिए, क्योंकि समझ गया होगा इसमें क्या करने वाले हैं। कितना कॉमन ले? 9 कॉमन ले लें? क्यों नहीं लेंगे? क्यों काम नहीं, हमें 9m प्लस 1 दिखाना है ना। क्यों 9 लोग कॉमन, तो आएगा 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1। ये पूरा हम क्या बोलेंगे? बोलो 9m प्लस 1। भैया m की वैल्यू क्या है? 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। बात समझ में आई? एक रूप आ गया ना 9m प्लस 1 का, बस शाबाश। अब केस 3 में आएंगे। केस 3 में ध्यान देना आप। देखो केस 1 में 9m का रूप आया है, देखो कहाँ लिखा है, यहाँ 9m का रूप लिखा है ना ये। केस 2 में 9m प्लस 1 का रूप आ गया, तो केस 3 में क्या आएगा? 9m प्लस 8 का रूप आएगा। कैसे आएगा? देखो इसको a बराबर, अच्छा लिख देते हैं, जब r बराबर क्या लिखेंगे बच्चे? जब r बराबर 2 होगा तो a बराबर क्या आएगा? 3q प्लस 2। दोनों तरफ वर्क करो, o क्यूब करो घन बच्चे, तो a क्यूब बराबर क्या होगा? लिख दो, दोनों पक्षों का घन, दोनों पक्षों का घन। ध्यान देना आप, a क्यूब बराबर क्या आएगा? 3q प्लस 2 का क्यूब, तो a क्यूब बराबर क्या आएगा बच्चे?
देखो a क्यूब यानी 3q का क्यूब प्लस b क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर, तो 3q का स्क्वायर इंटू b यानी 2 प्लस 3 इंटू ए 3q इंटू b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। समझ रहे हो? इसको सॉल्व करो बच्चे, कितना आएगा? अब देखो इधर लिख लो, इधर मिटाएं क्या इधर वाला, इधर का नोट कर लिए सब लोग, ऊपर का इतना हो गया, देख लो एक बार इधर का, देखो ध्यान देना आप। देखो अब उसको सॉल्व करते हैं। 3q का क्यूब तो क्या आएगा 27q क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस, ध्यान देना आगे, देखो 3 का स्क्वायर 9, 9 त्रिक 27 दूना 54q स्क्वायर, 54q स्क्वायर प्लस, ध्यान दो आगे भाई, देखो 2 का स्क्वायर 4, 3 त्रिक का 9, 9 चौक 36q, 36q। क्लियर मामला यहाँ तक का? अब देखो भाई, देखो 27q क्यूब एक साथ लिख लिए, मतलब क्यू वाला सब एक साथ कर लो, पहले क्यू वाला सब एक साथ कर लो, और प्लस देखो 8 को हम क्या लिखें, बोलो भाई 8 को 8 रहने देते हैं क्योंकि 9m प्लस 8 दिखाना भी तो है ना। अब देखो इन सब में कॉमन क्या है, जिसको अंडरलाइन किया है, 9 कॉमन ले ले, बोलो जी 9 कॉमन लो, कितना आएगा 3q क्यूब प्लस 9 त्रिक 27, 3 बार गया, 9 छक 54, 6 बार गया, 6q स्क्वायर प्लस 9 चौक 36, 4q और प्लस 8। अब बोलो ब्रैकेट वाले क्या मानेंगे जी, 9m है ना जी, बन गया ना, देखो 9m, और जहां m की वैल्यू क्या है, जहां m बराबर आया है 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। क्लियर मामला? तो अब लास्ट में क्या लिखोगे, अपना आंसर, क्योंकि पूरा सॉल्व तो हो ही गया है। अब लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किस किस रूप का आया है, 9m 9m प्लस 1 तथा 9m प्लस 8 के रूप का होता है। बोलो बात समझ में आई जी? इति सिद्धम, इति सिद्धम। बात समझ में आई कि नहीं आई? आंसर भाई यहाँ तक हो गया, कंप्लीट ही है। तो इसी के साथ जो है हमारा चैप्टर यानी प्रश्नावली 1.1 जो होता है कंप्लीट। बोलो कोई समस्या किसी को यहाँ तक है? ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो। तो अब बच्चे अगली क्लास में हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.2 से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चे, बाय, धन्यवाद।